Hello everyone. Here we are again with a new topic from the chapter Nationalization in Europe बेटा। हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे। आप इस क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। एक बार हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, पूछा क्या गया है, और उसके बाद इनके आंसर की तरफ बढ़ेंगे बेटा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को किया था, वेरी एमसीक्यू वेरी शॉर्ट एमसीक्यू को किया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन इन यूरोप। बेटा पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताना है यूरोप में इन द मिड 18th सेंचुरी में। जब कब था बेटा? मिड 18th सेंचुरी में। तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी यूरोप में बेटा, उसके बारे में बताना है। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब कंडीशन बतानी है अरिस्टोक्रेसी की और पीसेंट्री की यूरोप में ही, मिड 18th सेंचुरी में ही। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा बेटा, एक तो इसने पूछा पॉलिटिकल कंडीशन, एक तो पूछा है पॉलिटिकल कंडीशन, और सेकंड क्या पूछा है बेटा इसने, कंडीशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड पीसेंट्री। और किसके बारे में पूछा है? पीसेंट्री के बारे में पूछा है बेटा, वो भी कब? मिड सेंचुरी में। और एक पूछा है इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ बेटा यूरोप में, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसके मुख्य कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे बेटा, इनके बारे में बताना है। तो हमें किसके बारे में बताना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थे बेटा, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं इनके आंसर्स के साथ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है लिबरलिज्म के बारे में, और उसके आइडियाज बताने बेटा, पॉलिटिकल में, सोशल में और इकोनॉमिक स्फीयर में उनके आइडियाज क्या क्या थे। एंड हु वर ग्रांटेड टू राइट ऑफ वोट इन फ्रांस, किसको राइट टू वोट मिला फ्रांस में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन था। इन सब चीजों के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रिमेनिंग करने के लिए, तो रिमेन कीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, दूसरा था कंडीशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी और मिडिलमैन की पीसेंट्रिक कंडीशन क्या थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में कब बिगेन हुआ और उसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या थे बेटा। इन सब के बारे में मैं आपको क्वेश्चन भी रिपीट करवा दूंगा जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी भी करने वाले हैं बेटा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर जो हमारे कौन से बेटा, हमारे शॉर्ट आंसर से आगे वाले हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बेटा। देखिए लॉन्ग आंसर्स में पहला है बेटा, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड सेंचुरी वाज इज मेंशन्ड बिलो। इसको मेंशन किया गया है बेटा, जो कि नीचे देखिए क्या क्या था। देयर वाज नो नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। पहली कंडीशन क्या थी, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन क्या होता है बेटा, जिसकी एक बाउंड्री हो, जिसमें राइट टू इक्वलिटी हो, और जो उसके पीपल से बेटा शेयर्ड करते हो कल्चर को भी और हिस्ट्री को भी। ये सब चीजें किसकी होती है बेटा, नेशन की होती हैं। और उसके अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी होना चाहिए, और उसके अंदर क्या हो बेटा, कोई डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती हो, और उसके साथ साथ सोशलिज्म भी हो बेटा। उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, हम नेशन बोलते हैं। तो आगे देखिए, हुज रूलर्स जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। बेटा जहाँ पे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डिवाइडेड इनटू किंगडम्स में डिवाइड थे, डचीज एंड कैंटन्स में। हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, ऑटोनोमस का मतलब खुद की, स्वयं की, उनकी खुद की, खुद बनाई गई क्या थी, खुद की टेरिटरीज थी, सीमा थी उनकी, उन्होंने खुद बनाया था उस सीमा को, वो खुद की सीमा उनके द्वारा बनाई गई थी। देयर वर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी बेटा, जहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब कहाँ पे, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ध्यान रखना बेटा कहाँ की बात की है इसने, एक तो बात की है इसने ईस्टर्न की, और इसने बात की है सेंट्रल की। सेंट्रल यूरोप में क्या थी बेटा, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बेटा वहां पे एग्जिस्ट करती थी। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल, हैड्सबर्ग जो है बेटा एम्पायर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन पीपल। हैड्सबर्ग एम्पायर में बेटा डिफरेंट रीजन भी थे और पीपल्स भी वहाँ के क्या थे, डिफरेंट थे। दे डिड नॉट शेयर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनकी कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और कोई कॉमन कल्चर नहीं था। ऐसे इसलिए मैंने बताया, कहीं भी कोई भी नेशन होता तो उनकी आइडेंटिटी जो होती है बेटा, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉमन होती है। और कल्चर भी क्या होता है बेटा उनका, कॉमन होता है। कल्चर भी क्या होता है बेटा उनका, कॉमन होता है।
इट इंक्लूडेड जर्मन स्पीकिंग पीपल ऑफ बोहेमियम एज वेल एज इटालियन स्पीकिंग। कौन थे? जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे बेटा और इटालियन स्पीकिंग पीपल भी थे ऑफ लोम्बार्डी के और वेनेशिया के। कहाँ थे बेटा? ये कौन कौन से एरिया बेटा? एक तो लोम्बार्डी और एक है वेनेशिया। यहाँ के अलग अलग पीपल थे। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी वाज मैग्यार थी बेटा। आधी पॉपुलेशन क्या थी? मैग्यार थी। सच डिफरेंसेस डिड नॉट प्रोमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो इन डिफरेंसेस के कारण कोई भी सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। द ओनली टाई बाइंडिंग डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस ऑफ द एम्परर। उनका एक राजा था जो कि कॉमन था, यही चीज उनको एक दूसरे के साथ बांधे रखती थी, बाकी कुछ भी उनके बीच में कॉमन नहीं था। देखिए क्या बोल रहा है, एक बार स्टार्टिंग करते हैं बेटा, देख लेते हैं। देखो पॉलिटिकल कंडीशन यूरोप में क्या थी? मिड 18th सेंचुरी वाज मेंशन देयर वाज नो नेशन स्टेट। पहला तो क्या आता है बेटा हमारा? नो नेशन स्टेट आता है। इसको बड़े ध्यान से सीखना बेटा। कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं था। एक नेशन स्टेट का मतलब होता है जिसकी टेरिटरी हो बेटा, राइट टू इक्वलिटी हो, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती हो, सोशलिज्म हो और पीपल शेयर करते हैं कल्चर में और हायरार्की में। और दूसरा उनकी लैंग्वेज भी लगभग सेम हो बेटा, लिंग्विस्टिक हो और लैंग्वेज से रिलेटेड भी उसकी कोई बात आती है। तो ये क्या था बेटा? कंडीशन थी वहां पे। सबसे पहली कंडीशन जो थी यही थी बेटा कि वहाँ पे कुछ पीपल्स ऐसे थे बेटा जिनकी कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। ये बात थी बेटा। और दूसरी क्या बात थी बेटा? जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। कौन कौन से? जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, वह डिवाइडेड इनटू किंगडम्स में बटे हुए थे बेटा। ये डचीज एंड कैंटन्स में बेटा। ये सब किस में बटे हुए थे बेटा? किंगडम्स के बीच में बटे हुए थे। हुज रूलर आर ऑटोनोमस टेरिटरी। ऑटोनोमस का मतलब होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है बेटा खुद की उनकी क्या थी? कोई एक टेरिटरी थी जो कि क्या थी? उनकी खुद की टेरिटरी थी, उनको बोलते हैं ऑटोनोमस टेरिटरी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ये ध्यान रखना, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या थी? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मोनार्की। ये कहाँ पे थी बेटा? ये कहाँ पे थी? वहां पे एग्जिस्ट करती थी। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। डिफरेंट एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करते थे और लैंग्वेज में उनकी क्या थी बेटा? डिफरेंस थी। और डिफरेंट लैंग्वेज बिलोंग करते थे और बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप से वो कॉमन करते थे। फॉर एग्जाम्पल हैंड्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो डिफरेंट रीजन और पीपल थे। देखो यहाँ के रीजन्स जो है बेटा वो भी डिफरेंट थे और यहाँ की जो पीपल्स की बात करें, पीपल्स भी क्या थे? बिल्कुल डिफरेंट थे। और ये कहाँ की बात हो रही है बेटा? हैंड्सबर्ग एम्पायर की बात हुई है कि हैंड्सबर्ग एम्पायर में कैसे क्या होता था। उसके बाद है कोई भी शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी की भी नहीं थी बेटा। कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी बोल दें और कोई भी कॉमन कल्चर में नहीं था। सबके कल्चर क्या थे बेटा? डिफरेंस थे बेटा। तो ये हम बोल सकते हैं। तीसरा जर्मन स्पीकल पीपल थे और इटालियन स्पीकल। दो लैंग्वेज थी बेटा। एक तो लैंग्वेज थी बेटा कौन सी? जर्मन स्पीकिंग। और एक और दूसरी लैंग्वेज क्या थी? इटालियन स्पीकिंग भी थे बेटा। ये हाल था बेटा कहाँ का? यूरोप का, मिड 18th सेंचुरी में। उसके बाद इनका क्या हुआ था? यूनिफिकेशन हुआ था, जो हमने चैप्टर में बिल्कुल आसानी से पढ़ लिया था। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी वाज मैग्यार थी। आधी पॉपुलेशन क्या थी? ध्यान रखना, मैग्यार बोलेंगे बेटा। आधी पॉपुलेशन क्या थी? मैग्यार थी। सच डिफरेंस डिड नॉट प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। कोई भी नोट ए पॉलिटिकल यूनिटी, कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। उनको कोई टाई बाइंड नहीं करता था। तो उनका एक कॉमन और कोई कोई भी कॉमन या शेयर्ड बोलेंगे, उनका कॉमन या शेयर्ड कोई भी किंग था बेटा, जो उनके बीच में कॉमन बात थी। सिर्फ यही बात उनके बीच में कॉमन थी। तो ये था बेटा हाल हमारी किसका? हमारी ये जो यूरोप है बेटा उसका मिड 18th सेंचुरी में इस तरीके से उसका ये हाल था बेटा। आगे चलते हैं। अब बात आती कंडीशन किसकी? सबसे पहले तो किसकी? अरिस्टोक्रेसी की। क्या कंडीशन थी? सबसे पहले थी लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास थी बेटा। वहां पे डोमिनेंट का मतलब होता है जिसका, जो डोमिनेंट का मतलब है जो प्रेशर बनाती है, प्रेशर को जो इम्पोज करती है दूसरों के ऊपर, उसको डोमिनेंस बोलते हैं। देयर वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनके एक यूनाइटेड थे बेटा, वो सब क्या थे? यूनाइटेड थे। किस चीज से यूनाइटेड थे बेटा? होता है कॉमन वे ऑफ लाइफ था बेटा उनका, सच एज ओनिंग लार्ज स्टेट्स एंड टाउन को ओन करते थे एंड हाउस को। एंड यूज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फॉर डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज थी और हाई सोसाइटी थी। तो इनके बीच में ये कॉमन बात थी बेटा। ये दो पॉइंट हो गया हमारा। एक तो डोमिनेंट क्लास थी अरिस्टोक्रेसी वहां की, और एक दूसरी क्या थी बेटा? दूसरी बात इसमें क्या बताया गया है कि उनके बीच में कॉमन वे ऑफ लाइफ ये था कि वहाँ के जो लोग होते थे बेटा, वहाँ के लार्ज स्टेट्स में बटे हुए थे टाउन हाउसेज में, और वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज का डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते थे और हाई सोसाइटी में इस्तेमाल करते थे।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये। They were also united with the ties of marriage with each other, और उनके बीच में एक यूनाइटेड और भी था बेटा, वो यूनिफिकेशन क्या था बेटा, टाइज ऑफ मैरिज विद ईच अदर, दस अरिस्टोक्रेसी वाज पावरफुल बट दे वर इन माइनॉरिटी, पावरफुल थे लेकिन किस में थे बेटा, माइनॉरिटी में थे। तो उनको देखो यूनाइटेड करने वाली बात थी अरिस्टोक्रेसी को, का यूनिफिकेशन जो था वो दो ही था बेटा, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ के द्वारा, और कॉमन वे ऑफ लाइफ में क्या था बेटा, ओनिंग लार्ज स्टेट, ओनिंग लार्ज स्टेट था। और एक दूसरा क्या था उनकी यूनिफिकेशन का कारण, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या था, टाइज विद मैरिज, टाइज मैरिज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते थे, मैरिज के द्वारा क्या हुए थे बेटा, बंधे हुए थे। तो इस प्रकार उनका क्या था, यूनिफिकेशन था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीसेंट, अगर पीसेंट्री की बात करें तो मेजोरिटी किसकी थी, देखो इनको डोमिनेंस है, देखो यहाँ पे क्या डोमिनेंस, देखो मेजोरिटी तो थी किसकी, पॉपुलेशन की थी, पीसेंट्स की, लेकिन डोमिनेशन जो था ना बेटा, जो डोमिनेशन होता है, किसका ज्यादा प्रभुत्व होता है, वो था डोमिनेशन था अरिस्टोक्रेसी का। लेकिन अगर हम पीसेंट्स की बात करें तो संख्या ज्यादा किसकी थी, मेजोरिटी में कौन थे, पॉपुलेशन थी बेटा, जिनको क्या बोलते हैं, पीसेंट्स थे बेटा पॉपुलेशन में। टू द वेस्ट मोस्ट ऑफ द लैंड वाज फ्रेम्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, के पास वो क्या थी बेटा, उनके पास ये मोस्ट ऑफ द लैंड थी वेस्ट में। और ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में देयर वर लार्ज एस्टेट्स थे बेटा, विच आर कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स, के द्वारा उनकी क्या की जाती थी बेटा, कल्टीवेशन किया जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब भी अरिस्टोक्रेसी की और पीसेंट्री की बात आएगी तो अरिस्टोक्रेसी का डोमिनेशन था, और दूसरे वाले क्या थे बेटा, वो मेजोरिटी में थे, वहाँ की पीसेंट्री की हालत थी। अगर हम बात करेंगे अरिस्टोक्रेसी की, तो यूनाइटेड दो तरीकों से वो यूनाइटेड होते थे। एक तरीका तो था उसका बेटा क्या, कि वो कॉमन वे ऑफ लाइफ था बेटा, क्या था, कॉमन वे ऑफ लाइफ था, जैसे ओनिंग लास्ट स्टेट को ओन करना, और फ्रेंच लैंग्वेज को डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करना, एंड हाई सोसाइटी भी एक कॉमन था। और दूसरा एक चीज कॉमन उनको जो यूनाइटेड बनाती थी वो थी मैरिज विद ईच अदर, वो चीज भी उनकी क्या बनाती थी, कॉमन। लेकिन मेजोरिटी में कौन थे, पीसेंट्स, और वेस्ट में जो थे बेटा, किसके द्वारा लैंड ओनर की जाती थी, वो थे टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में किसके द्वारा कल्टीवेट किया जाती थी, सर्ब्स के द्वारा वो कल्टीवेट की जाती थी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका था क्या भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप, ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इसका, व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप, यूरोप में कब बिगेन हुआ बेटा, ये उसके बारे में बताना है। और इसके व्हाट आर consequences, ये भी हमें उसके बारे में बताना है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कब बिगिन हुआ था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे बेटा। तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, कब हुआ था बेटा, स्टार्ट की बात करें तो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में वो बेटा स्टार्ट हुआ था। इट टुक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बेटा देखो कब पार्ट्स, देखो सबसे पहले लिखना है इंग्लैंड का बेटा, सबसे पहले इंग्लैंड का लिखना है। इंग्लैंड में कब हुआ था, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। और अगर हम बात करें फ्रांस की और जर्मन स्टेट्स की बात करें, हम किसकी बात करें, फ्रांस की और जर्मन स्टेट की बात करें, जर्मन स्टेट्स की बात करें हम, तो इनमें कब आया था, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रांस और जर्मन में कब आया बेटा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो एक तो था कब, 18th सेंचुरी के हाफ में, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी आ जाएगा। कब कहाँ पे स्टार्ट हुआ बेटा, ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। और ये फ्रांस की और जर्मन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में इसने अपने पैर पसारे, और ये 19th सेंचुरी में वहाँ पे आया था बेटा। तो ये तो बात थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा था बेटा वो कब हमारा स्टार्ट हुआ था, और कब इसने ये फ्रांस में जर्मनी में कब आया था, और इसके
बारे में हमने बताया बेटा, उन सब चीजों के बारे में हमने पता किया है। अब आगे चलते हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे, वो थे बेटा ग्रोथ ऑफ टाउन्स। किसकी ग्रोथ बेटा, टाउन्स की क्या हुई बेटा, ग्रोथ। सबसे पहली हेडिंग यही है बेटा जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है ग्रोथ ऑफ टाउन। सबसे पहले क्या है बेटा, टाउन्स का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ बेटा। तो उसके बारे में देखते हैं कैसे हुआ था ग्रोथ ऑफ टाउन्स, दैट इज योर ए। इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, किसका इमरजेंस हो गया, कमर्शियल क्लास तो आएंगे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। देयर वाज ग्रोथ ऑफ टाउन, किसका ग्रोथ हुआ बेटा, टाउन्स का। एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज इन वेस्टर्न एंड सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न, कुछ तो वेस्टर्न में और कुछ पार्ट ईस्टर्न में। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, दिस वाज ड्यू टू, किसके कारण ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण और उसके ट्रेड के कारण। द एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल क्लास वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। एक कमर्शियल क्लास जो थी बेटा किसके ऊपर बेस करती थी, कि प्रोडक्शन क्या है मार्केट में, उन चीजों के ऊपर बेस करती थी। तो ये था बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल क्लास वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ देयर फॉर द मार्केट के लिए बेटा। तब आगे की अगर हम बात देखें, प्रोफेशनल्स के बारे में बात की गई है बेटा इसके अंदर। तो प्रोफेशनल के बारे में कैसे बात की गई वो देखिए, न्यू वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास कंसिस्टिंग, एक नई वर्किंग क्लास बेटा, एक न्यू वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिसके अंदर, बिजनेसमैन थे जिसके अंदर, प्रोफेशनल थे, उनके केम इनटू एग्जिस्टेंस में आई। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, जो लिबरल मिडिल क्लास थी बेटा, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को उन्होंने किसको अबोलिशन करना, अबोलिशन का मतलब होता है त्याग करना बेटा। त्याग करना को क्या बोलते हैं बेटा, किसी चीज को छोड़ देना। ये जो अरिस्टोक्रेटिक के प्रिविलेजेस है, कहने का मतलब उनके बेनिफिट्स हैं बेटा, उनके क्या है, बेनिफिट्स हैं। गेन पॉपुलरिटी, उसने क्या पकड़ी बेटा, पॉपुलरिटी को पकड़ा था, उसको पकड़ा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक नई क्लास में एग्जिस्टेंस में आई, किसके कारण बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो की बात थी एजुकेटेड की और लिबरल मिडिल क्लासेस की थी। और उनके आइडियाज ने किसको, नेशनल यूनिटी को और यूनिटी को फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को गेन चाहिए, क्या पॉपुलैरिटी को लेना चाहिए। थे बेटा कंसिक्वेंसेस हमारे प्रॉपर्टी के। अब हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था बेटा, व्हाट इज लिबरलिज्म। सबसे पहले हमें बताना था व्हाट इज लिबरलिज्म। सेकंड क्या था बेटा, आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल, आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर बेटा, किसके बारे में था बेटा, इकोनॉमिक स्फेयर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें बताना बेटा। देखो द टर्म लिबरलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से ली गई है बेटा, लैटिन वर्ड से ली गई है। इसका मीनिंग होता है फ्री, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फ्री। थस फॉर द न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास आई थी, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, के लिए उसके लिए खड़ा था, फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, सब कानून के आगे क्या है, आगे है। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था बेटा, एक तो था फ्रीडम और एक था इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल, और सबके सामने क्या था, इक्वलिटी हो बेटा, बिफोर किसके सामने, इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल। ये क्वेश्चन आया था बेटा किसका, ये सब था बेटा मिडिल मैन जो थे, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स थे, उन सब के सामने लिबरलिज्म चाहते थे, वो चाहते थे कि एक तो उन्हें क्या मिले, फ्रीडम मिले, और एक उनकी क्या हो, इक्वलिटी बाई लॉ बिफोर ऑल के सामने इक्वलिटी बाई लॉ हो बेटा। देखो इट एम्फेसाइज द पॉलिटिकल आइडिया क्या थे, एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या होता है, जोर देना बेटा, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना, उसको हम एम्फेसाइज करना बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति की सरकार, सहमति की सरकार का मतलब क्या है, कि जो जनता की सहमति है, तो क्या मतलब क्या चाहते थे बेटा, वोटिंग के द्वारा हमारी सहायता से किसको चुना जाए, हमारी गवर्नमेंट को चुना जाए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में बेटा क्या हुआ था, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, का एंड ऑफ जो स्वायत्ता, खुद का शासन बेटा, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, खुद का शासन, स्वायत्ता बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में। एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो मिलते थे,
एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई थ्रू द पार्लियामेंट के द्वारा। ये था बेटा उनकी स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। तो जब हम बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे करते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो और क्लरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो बेटा, और एक कॉन्स्टिट्यूशन आए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई थ्रू द पार्लियामेंट के थ्रू। इसका मतलब होता था लिबरलिज्म। तभी लोग क्या मानेंगे बेटा, तभी लोग मानेंगे कि हमें क्या है बेटा, हमें क्या मिले, आज़ादी मिले। तो लिबरलिज्म का पॉलिटिकल आइडिया में ये मतलब था। अब आगे क्या बोल रहा है ये, दे डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज होता है वोटिंग का राइट होता है, उसके लिए नहीं थे, लेकिन रिवोल्यूशन में बाद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी का दिया है। द राइट टू वोट एंड इलेक्शन वाज एक्सक्लूसिवली ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और एक्सक्लूसिव ग्रांटेड किसको था बेटा, जो प्रॉपर्टी के ओन करते थे मैन के द्वारा। मैन विदाउट प्रॉपर्टी वर नॉट ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स। और जो मैन थे बेटा और विदाउट प्रॉपर्टी के और वुमेन को वर नॉट ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। दस इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी वर देयर वर मूवमेंट्स ऑफ डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कुछ मूवमेंट हुए। जबकि मूवमेंट्स में ये बताया गया पहले किसको, सिर्फ आदमियों को जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, और वुमेन को भी अधिकार पॉलिटिकल राइट्स का नहीं मिला बेटा। तो जो वुमेन विदाउट प्रॉपर्टी थी, मेन जो विदाउट प्रॉपर्टी थे, और वुमेन जो आर नॉट ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स, उनको ग्रांटिंग नहीं मिला था। दस इन द 19th एंड 20th सेंचुरी देयर वर मूवमेंट्स जो बेटा डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। तो ये सब हुआ था बेटा रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में। तो उन सबको क्या चाहते थे, वो पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे। इकोनॉमिक आइडियाज में क्या था, दे सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलाइज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन हो, त्याग हो बेटा स्टेट इम्पोज इस रेस्ट्रिक्शन, जो स्टेट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के ऊपर और कैपिटल के ऊपर, उनसे आज़ादी मिले। सो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास की स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। आल्सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही दिया गया बेटा, क्या थी, देखो इसको ध्यान से सीखिए। इसको क्या था, इसका मतलब बेटा देखो, सबसे पहले एक बार दोबारा बताता हूँ मैं। वैसे तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मीनिंग फ्री। लेकिन इस वर्ड के न्यू मिडिल क्लास है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम के लिए और इंडिविजुअल की और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो ये लिबरलिज्म का एक मतलब होता है, उसका आइडिया होता है। लेकिन अगर हम लिबरलिज्म को पॉलिटिकल आइडिया से जोड़ दें और इसको हम इकोनॉमिक स्फीयर से जोड़ दें, तो लिबरलिज्म का दोनों जगह एक ही मतलब के अलग अलग मतलब निकलते हैं एक ही वर्ड के। वो क्या है बेटा, वो ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज देखिए पहला, इट एम्फिसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट। इसने एम्फिसाइज किया, जोर दिया कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट की, कंसेप्ट है गवर्नमेंट का किसके द्वारा, सहमति के द्वारा, ताकि वोटिंग हो। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि भी ऑटोक्रेसी का एंड हो और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं उनका भी एंड हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन आए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट आनी चाहिए, तब लोगों को क्या माना जाएगा, आज़ाद माना जाएगा। तभी लिबरलिज्म का मतलब था, रिवॉल्यूशन में इसका मतलब ये था। लेकिन नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज के लिए था। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में क्या हुआ, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी का क्या आया, द राइट टू वोट एंड इलेक्शन वाज एक्चुअली ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। सबसे पहले तो राइट टू वोट मिला, लेकिन एक्सक्लूसिवली ग्रांटेड टू, जो प्रॉपर्टी को ओन करते थे उन्हीं को राइट मिला वोटिंग का। जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे और वुमेन वो नॉट ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स, उनको नहीं मिले। तो 19th और 20th सेंचुरी में देयर वर मूवमेंट्स हुए बेटा, और डिमांडिंग करी किसकी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में उन्होंने डिमांड की बेटा। इकोनॉमिक आइडियाज में क्या था, मतलब इसका फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन जो करता है बेटा, इसका एबोलिशन होना चाहिए मूवमेंट्स और गुड्स के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वाज एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई बेटा किसकी, इमर्जिंग मिडिल क्लास की। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब ये था भाई कि गुड्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो और सारी चीजें हो क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल हो। अब नेक्स्ट जो आता है 5 क्वेश्चन आपका था, हु इज ग्रांटिंग राइट टू वोट इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कि ड्यूरिंग revolution who got the right to vote। किसको मिला बेटा राइट टू वोट, उसके बारे में बताना है। इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड इलेक्शन वाज ग्रांटेड ओनली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को। ये पहले क्वेश्चन में भी आया था। ऐसे लोगों को मिला जो क्या ओन करते थे, प्रॉपर्टी को ओन करते थे।
मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, उनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूडेड कर दिया गया पॉलिटिकल राइट से। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जैकोबियंस के पीरियड्स में बेटा ऑल अडल्ट मेल्स वर ग्रांटेड राइट टू वोट, सभी अडल्ट मेल्स को क्या दिया गया बेटा, राइट टू वोट दिया गया। ये कब था बेटा, जैकोबियंस के टाइम में। जो कब देखेगा जैकोबियंस के बारे में पढ़ा था ना, न्यू क्लब के रूप में आया था बेटा, एक नए क्लब की स्थापना हुई थी। तो कौन सा क्लब था बेटा, वो जैकोबियन क्लब था। तो इस क्लब के अनुसार राइटिंग वोट किसको दिया गया बेटा, सिर्फ मेल्स को दिया गया। नेपोलियनिक कोड अगेन ग्रांटेड लिमिटेड राइट टू वोट, जो नेपोलियन का कोड आया था जिसको हम चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, लिमिटेड राइट टू वोट मिला। वुमेन वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ माइनर में आ गई बेटा, एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड बेटा, अथॉरिटी किसकी रही बेटा, फादर्स की और हस्बैंड्स की रही। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन थे, जो वुमेन थी और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन का मतलब है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट चलाई बेटा इन्होंने, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। तो इन्होंने अपने वोट का अधिकार मांगने के लिए, कौन कौन थे इसमें शामिल, एक तो मेल्स, एक तो फीमेल्स थी बेटा, और एक दूसरे थे मेल जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। उन्होंने क्या किया बेटा, अपोजिशन किया और मूवमेंट चलाए ताकि उनको भी क्या मिल सके, राइट टू वोट मिल सके। तो ये 5 क्वेश्चन थे बेटा आपके। 5 क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से लॉन्ग 5 क्वेश्चन आपने अभी अभी पढ़े हैं बेटा। सबसे पहला आपने पढ़ा पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी यूरोप में, क्या थी बेटा, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पॉलिटिकल कंडीशन इन यूरोप। ये आपका क्वेश्चन ये है कि यूरोप में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी मिड 18th सेंचुरी में। वाज मेंशन बिलो, जो नीचे मैंने बताया, नो स्टेशन स्टेट था, जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड को किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। ये हमारी क्या थी बेटा, उनकी कंडीशन थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, ये सारे के सारे हमने एग्जांपल लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था बेटा अरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री का क्या हाल था। तो ध्यान रखना, अरिस्टोक्रेसी क्या डोमिनेशन था इनका, तो क्या था डोमिनेशन, और पीसेंट्री क्या क्या थी, मेजोरिटी थी बेटी। और उसके अलावा नेक्स्ट है बेटा आंसर में, तीसरा का क्वेश्चन क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब बिगन और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे बेटा। और फोर्थ क्वेश्चन था लिबरलिज्म क्या था और इसके आइडियाज के बारे में बताना था पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में। और इसके आगे आंसर था बेटा 5 का क्वेश्चन का, वो क्या था, वो था ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन हु गेट द राइट टू वोट, राइट टू वोट का अधिकार किसे मिला था। दीज आर 5 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे जो कि है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जिसमें हम अपना केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।